चलिए साथियों, ये आपका जो सेकंड ग्रेड जो है टीजीटी जो है उसको भी हम जो है अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, लंबा समय हो गया है, तो फटाफट जो है केवल हम प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे। साथियों, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? वन के मार्ग में कविता जो है इस विधा की रचना है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन आपको छांटना है। यह प्रश्न मेरे पाठशाला के सभी साथी कर सकते हैं। यह सेकंड ग्रेड का जो है प्रश्न पत्र था। मैं उम्मीद करूंगा कि जो है आप लोग जो है वो इसको सही करोगे। साथियों, विभावना विरोध मूलक अलंकार है, बिल्कुल है, कारण के न होते हुए कार्य। राम नाम सुंदर करतारी, संस विहंग उड़ावन हारी, पंक्ति में परंपरित रूपक अलंकार है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कृपा करके सभी साथी आंसर दीजिएगा। और मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पांव, मानो की कठिन आंगन पर चली है इसलिए उसके राते पांव हो गए, लाल पांव हो गए। वस्तु प्रेक्षा नहीं है, हेतु नहीं होते हुए भी जहां पर हेतु की कल्पना की जाती है वहां पर हेतु प्रेक्षा है। सही आंसर यह है। उपमान की उपेक्षा, उपमेय के गुणोत्कर्ष का वर्णन को व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण चीज है, याद करेंगे तो ये बहुत शानदार प्रश्न काव्य शास्त्र का जैसा प्रश्न पत्र आना चाहिए था, मैं बार बार कह रहा हूं, वैसा ही प्रश्न पत्र जो है वो हरियाणा बोर्ड ने दिया है। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। रीतिकाल के संदर्भ में असंगत कथन साथियों आपको चुनना है। और चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, आप लोग याद कीजिएगा, यदि आपके पास सेकंड ग्रेड की गाइड है तो रीतिकाल में जाएं और रीतिकाल में ये तीसरी पंक्ति आपको यही मिलेगी कि चिंतामणि की रीति जो है रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार है। यह आपको ध्यान रखना है। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं। तात्पर्य नामक चौतिक शब्द शक्ति को उद्भावना करते हैं। हाँ, बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, बिल्कुल जो है ये भी सही है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। गणानंद के काव्य भाषा की विशेषताएं, भावजन्य वक्रता की प्रधानता, बार बार आपको मैंने लिखवाया भी था, बोला था 2 नंबर। लाक्षणिकता, गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल ठीक है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत है। नहीं, वो कहते हैं कि भाई आप चाहो तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हो, मुझे कोई जो है पेट में दर्द नहीं है। तो ये बात हो गई। राष्ट्र भक्ति जो है उसमें कौन सा समास होगा? राष्ट्र के लिए भक्ति संप्रदान होगा। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। कायाकल्प उपन्यास जो है वो किसका है? कायाकल्प उपन्यास के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद है। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, ये पूछा गया है। और इसका जो है संस्कृति विकृति निराशा आशावान नहीं, यही होगा। नैसर्गिक कृत्रिम ठीक है, विहित निषिद्ध ठीक है। फटाफट आंसर जो है मैं बता देता हूं साथियों आपको। और 97 नंबर प्रश्न जो है उसका सही आंसर जो है वो आपका देखिए ब्रह्म है। ये ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, उधर भी आया इधर भी आया। प्रणामी संप्रदाय संत प्राणनाथ। सखी संप्रदाय जो है बिल्कुल देखिएगा, टट्टी संप्रदाय जिसको बोलते हैं स्वामी हरिदास का है, हरिदासी संप्रदाय इसको बोलते हैं। और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो है उसके बाद में देखिएगा निम्न में से कौन सी रचना जो है कौन सी रचना मतीराम की है? ललित ललाम और रसराज, ये हमेशा ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको जो है विशेष रूप से याद रखिएगा। फिर उसके बाद में तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर के बनाई गई है? बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। इनकी एक कहानी है फैनीश्वरनाथ रेणु की, मारे गए गुलफाम, और उसी पर यह तीसरी कसम फिल्म जो है वो आधारित है। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प का चुनाव आपको करना है। और ये जो है गुणों को अतीत करके गुणातीत कर्ण तत्पुरुष, यही जो है अभी आ गया था। शिक्षणेतर, शिक्षण से इतर, समाचार के लिए पत्र और आत्मा पर विश्वास। वहां पर क्या आया था? अभी फर्स्ट ग्रेड में भी जो है इस प्रकार का प्रश्न आया, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, ध्यानपूर्वक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, फटाफट हम लोग करने वाले हैं। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? जनक में ई जुड़ता है, जनक में ई जुड़ता है, जानकी बन जाता है। चांद में नी जुड़ता है, चांदनी बनता है। क्या पूछा है? ई प्रत्यय, यही रहा। गंधार में ई जुड़ता है, गांधारी बनता है। और पर्वत में ई जुड़ता है, तब आपका पार्वती बन जाता है।
असंगत विकल्प आपको चुनना है। 103 नंबर प्रश्न आपके सामने है और असंगत विकल्प जो है उसका यहां पर इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पहाड़ी राजस्थानी उपभाषाएं शोरसनीय भ्रंश से उत्पन्न हुई है। पहाड़ी राजस्थानी उपभाषाएं बिल्कुल सही है। मगही, भोजपुरी, अवधी, पूर्वी हिंदी की नहीं, ये जो है असंगत हो जाएगा। कोरवी आकार बहुला, हमेशा बताते हैं ब्रज भाषा औकार बहुला, बत करा चुका हूं। खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है, बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर गलत है। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था? और व्यास सम्मान जो है मिला था वो है कोई दूसरा नहीं, ये कविता संग्रह है, कविता संग्रह है। और शायद मुझे लगता है 1995 में, कुंवर नारायण की बात है तो 1995 में इनको जो है इस पर ये जो है पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान। चलेगा। प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प आपको चुनना है। प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प चुनना है। हाँ, कोई दूसरा नहीं, नैना नामूर, ग्रेट। साथियों बताइएगा प्रत्यय की दृष्टि से। अब मुझे बताओ, जब हम प्रश्न देते हैं और आप लोग यह कह देते हैं, कई बार मैं कोई आपका उपहास करना मेरा उद्देश्य नहीं साथियों। देखो वर्तमान का जो मोक्ष है ना वो क्या है, हम सब जानते हैं। आरंभिक हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन का मुख्य लक्ष्य होता था, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनना नहीं। लेकिन अभी की जो हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो याद रखिएगा, अभी का हमारा मोक्ष है सेकंड ग्रेड बनना, फर्स्ट ग्रेड बनना। तो जैसे कोई एक साधक मुक्ति के लिए जितनी साधना करता है उतना ही आपको अपने विषय में साधना करनी होगी। ये ध्यान रखिएगा, जीवन निरंतर चलने का नाम है, रुकने का नहीं, और लगातार श्रद्धा के साथ आपको काम करना है। अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता में त्रिच प्रत्यय है क्या? बिल्कुल है। कैसे? अनु और स्थाता, ये स्थाता जो शब्द है ना वो कैसे बनता है? स्था के साथ में त्रिच, तो शब्द बनता है स्थात्री। ये हमेशा बताता हूं, स्त्रीलिंग में बनता है स्थात्री, ये पुल्लिंग में ये मूल शब्द। अधिष्ठाता, ये यहां पर वही अधिष्ठाता, वही अधिष्ठात्री स्त्रीलिंग में बन जाएगा, अधिष्ठात्री स्त्रीलिंग में बनेगा। विद्या की अधिष्ठात्री देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, डी आंसर दे रहे हैं इसका। उपभोक्ता, उपभोक्त्री, तो त्रिच प्रत्यय है इसमें साहब, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? यही सही है। वेनते, रांगे, पोरुषे में यह प्रत्यय बिल्कुल नहीं है। वीनता, वीनता के साथ में जब ए जुड़ता है तो ये वैनते, गरुड़ के लिए शब्द आता है वैनते। और रांगे, इसमें भी ए प्रत्यय है और यहां पर भी ए प्रत्यय है, पौरुषेय, तो यह प्रत्यय नहीं, ए है। कौन सा है? ए प्रत्यय है। कात्यायन, सांस्कृत्यायन, बादरायन में अन प्रत्यय नहीं होता साहब, क्या होता है? आयन प्रत्यय। दिखाई, पिटाई, जुताई में ई प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है? आई प्रत्यय। सही आंसर इसका ये था, आपको ऐसे ध्यान रखना है। चलिएगा आगे लिए चलता हूं साथियों, साथ साथ में आंसर आप लोगों को देना है। लगातार जो है हम बढ़ रहे हैं आगे। यहां पर देखिएगा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत कथन कुंभनदास असापी कवि में अधिकारी के नाम से नहीं, रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य नहीं, के शिष्य थे, विठलनाथ के नहीं थे, कुसु पकरी, कुसु पकरी और गोना चीच। तो यहां पर ये जो है संगत जो है, हां ये सही है बिल्कुल। ये कुसु पकरी, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये तो थे आपके वल्लभाचार्य के। किसके थे? वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य थे गोनाचीच, गोविंद स्वामी, नंददास, नंददास, चितू चौबे और चतुर्भुज दास। तो इसका मतलब संगत पूछा है और ये प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। बहुत शानदार प्रश्न। मैं कहूंगा कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के जो है प्रश्न आए तो शायद विद्यार्थी को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। आगे लिए चलता हूं साथियों, प्रश्न संख्या 107 आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द, पाणिनि गलत है, हमेशा हम बताते हैं पाणिनि। दशरथ मूल शब्द है और दशरथ में ई, राम के लिए शब्द आता है दाशरथी, तो यह भी गलत है। वाल्मीकि और सारणी सही है, ध्यान रखना। वाल्मीक शब्द है और वाल्मीक शब्द में जब ई जुड़ता है तब शब्द बनता है वाल्मीकि। तो प्रिय साथियों, इस बात को 4 बार आप लोग बोलोगे, बोलिएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि, हमेशा आने वाला प्रश्न है। सारणी में र आता है, सारिणी नहीं होता है,
ये आपका ध्यान रखना है। सारिणी नहीं होता है, सारणी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शक्तिकरण गलत है ही है, क्योंकि करण आता है। शक्तिकरण, मंत्रिमंडल, मंत्री में छोटा आता है, हमेशा ही जानते हो आप लोग। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु भगवद गीता में आया है, यह पश्यति सह पंडितः वत त आएगा। प्रत्याक्षी शब्द, ये तो ठीक है, प्रत्यधन अक्षी प्रत्याक्षी शब्द हो जाए। ओहो, प्रत्याक्षी गलत है, प्रत्याशी शब्द होता है। देखो ऐसे होता है गड़बड़, प्रत्याशी शब्द होता है, हम अक्षी बोलते हैं, शब्द होता है प्रत्याशी। प्रत्याशी अभी 4 दिन 5 दिन पहले जब यूट्यूब पे आया था तब भी मैंने ये बताया था, चलिएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 108 आपके सामने है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तथ्यात्मक प्रश्न है, 1963। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। बहुत शानदार बात है, मेरे साथ बोलिएगा। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कविता के कवि बताना है। आप सभी साथी इसके बताओगे, बताइएगा, आंसर आप लोग दोगे। आप लोग बहुत बार बोलते भी हैं। 109 में बी, 109 में बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। गोपाल दास नीरज, शाश्वत सनातन पंक्तियां है। सीधा प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र है नागार्जुन का नाम, पहली लाइन ही यही है। महावीर शब्द, महा और वीर ये योग रूढ़ शब्द है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है समझा चुका हूं। मानकीकृत 112 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर देखिएगा। मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिएगा। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है। सुन लो हिंदी वालों, मैं हमेशा कहता हूं चंदा मामा की बहुत याद आती है। हमें हंस, ये तो पक्षी है, और मैं हंस रहा हूं, ये क्रिया है। ये मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में संगत कथन है कि हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है। यह धारा जाकर के देखिएगा। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण स्थान केवल नासिका है, बिल्कुल जो है गप है। अनुनासिक जो है मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है। केवल नासिका तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को जूं को त्यों ग्रहण किया जाए। यहां पर साथियों जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि आजकल हिंदी में चलन हो गया, हेलो हेलो, एक बार आप ताली बजा सकते हैं। जो ये कहते हैं कि जो चलन हो गया, आजकल तो चलन हो गया साहब, सन्यासी को तो हम ऐसे लिखेंगे, चलन हो गया, चलन हो गया साहब, हम उपरोक्त को अब उपयुक्त लिखते ही नहीं, हम तो उपरोक्त लिखते हैं, चलन हो गया। अब तो हथिनी सही हो गया साहब, क्योंकि एक साहित्यकार ने हथिनी कह दिया था। अरे हमारा क्या कह रहा है, मानकीकृत देवनागरी लिपि जो है उसमें ये बातें कही गई है, ये सब गलत है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों को त्यों ग्रहण किया जाए। आप जाकर के देखिएगा, ये बिल्कुल ठीक सटीक बातें हैं। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के प्रचलित होंगे, ये कई बार मैं बता चुका हूं, तो इसका सही आंसर ये होगा। और आगे लिए चलता हूं। कामचोर कहानी की के लेखक हैं इस्मत चुगताई, तथ्यात्मक प्रश्न है, आगे लिए चलता हूं। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक, थोड़ी सी चाय बनाना परिमाणवाचक है। बंदर कई केले खा गया, संख्यावाचक है अनिश्चित। पहले लड़के को क्रमवाचक है। आसमान में अनगिनत तारे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है। सही आंसर क्या है? ये वाला रहा। कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है? माटी वाली। केवल आंसर करेंगे, आगे चलेंगे। और साथियों यहां से फिर से एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। मुझे उम्मीद है कि काव्य शास्त्र के जो प्रश्न है आप लोगों को कैसे लगा। ये आज का जो व्याख्यान है ये आपके हौसले को बढ़ाने वाला है। ये सिद्ध करता है कि कोई विद्यार्थी यदि ढंग से पढ़ता है तो ऊट पटांग प्रश्न एक भी नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न पत्र जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि पीएससी का प्रश्न पत्र सेकंड ग्रेड में इसी लेवल का हमारा आएगा तो बहुत अच्छा होगा। असंगत विकल्प चुनिए। उपमा अलंकारों को राजशेखर अलंकारों का शिरोरत्न कहते हैं। बहुत सही बात है, शुरुआत में बता चुका था। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु वर्णन किया जाता है। जन्म सिंधु पुनिबंधु विश्व दिन मलिन संकलंक सीए मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। व्यतिरेक अलंकार है क्या? बताओ। यदि आपने पढ़ा है तो आप लोग कर लोगे। कोटि जतन कऊ करे परन प्रकृति बीच,
नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। जहां भी सूक्ति आ गई, हलो हलो हलो। हाँ, आत्मविश्वास आया ना, ऐसे ही आता है। जहां भी सूक्ति आती है अर्थांतर न्यास अलंकार कर दो। नल की अरु नल नीर की गति अके कर जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। ऐसे ही कोटि जतन को करे पर इन प्रकृति ही बीच। मेरे साथ बोलिएगा, कोटि जतन को करे पर इन प्रकृति ही बीच। नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। नल भी, बल भी, जल भी, ये जितना ऊंचा चढ़ ले, लेकिन अंत में नल भी नीचे की तरफ झुकता है, बल भी बुढ़ापे में बल नहीं रहता और जल भी नहीं रहता। अंत नीच को नीच, नीचे ही नीचे रहता है। अर्थांतर न्यास सही आंसर ये हो गया। आप प्रस्तुत सीधा सीधा आंसर था, आप लोग इसको पहचान सकते थे। लिए चल रहा हूं 117 नंबर प्रश्न, और हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। ये पंक्तियां किस कवि की है? मैया पाठशाला वालों को बहुत आत्मविश्वास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सभी को आत्मविश्वास होना ही चाहिए। आत्मविश्वास हमारे जीवन में ऑक्सीजन की तरह होता है। ऑक्सीजन के बिना जीवन में एक क्षण हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार यदि जीवन में आत्मविश्वास नहीं, दृढ़ संकल्प नहीं, कुछ कर गुजरने का यदि मादा नहीं, तो यह जीवन बेकार है, यह जीवन निरर्थक है। इसलिए लगातार बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, कभी घटना नहीं है। संकल्प लेना होगा कि जीवन में हमेशा, मैं आपको कहता हूं कि हमारा हर दिन कैसा होना चाहिए। मुझे यह संकल्प लेना होगा कि जो मैं कल था वह आज नहीं होऊंगा। आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मेरा आत्मबल बढ़ा। यदि मेरी आयु बढ़ रही है तो मेरा बल बढ़ रहा है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरे हृदय के विस्तार हो रहा है, हर चीज मेरी बढ़ रही है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जीवन का सबसे बड़ा जो है हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज बताइए क्या होगा? और ये बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 118, अशोक के फूल। सीधा सीधा प्रश्न आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हवा हो जाना मुहावरे का जो अर्थ है बहुत सीधा सीधा है। हवा हो जाना बहुत तेज जोड़ना, लाक्षणिक अर्थ होगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जानी रे। गांधी जी का ये प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? मैं ये कहूंगा कि बार बार मुझे सच में बहुत आनंद आ रहा है कि एक बहुत व्यावहारिक, जो हिंदी के विद्यार्थी को जानना चाहिए वैसे प्रश्न है। बताइए किसका है? 120 नंबर लगाइएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जानी रे। गांधी जी का ये प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? तो ये है नरसिंह मेहता। और साथियों आगे लिए चलता हूं। प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। सीधा प्रश्न आ गया, अवधि। कौन सी रचना महादेव वर्मा की है? कौन सी रचना जो है ये संस्मरण है मेरे बचपन के दिन, मैं आपको टेस्ट सीरीज में भी करा चुका था। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है। मैं सभी साथियों से उत्तर का आकांक्षी हूं। आप सभी साथी मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भूष्मा, भूधन ऊष्मा। कृपाचार्य, देखो अब मुझे बताइएगा, ये शब्द मैया पाठशाला के साथी क्या गलत कर सकते हैं? कृप धन आचार्य। मैं हमेशा कहता हूं कि कृपा करने वाला आचार्य कृपाचार्य नहीं होता है। कृप जाति के आचार्य थे, कृपलानी, याद रखो, कृप जाति के जो आचार्य थे वैसे ही कृपाचार्य होता है। तो कृप और आचार्य, वाणी और औचित्य, ये गलत है प्रिय साथियों। वाणी जो शब्द है उसमें वाणी धन औचित्य, औचित्य शब्द जो है वो उचित शब्द में यह जुड़ता है तब औचित्य बनता है। और यहां पर ये वाणी औचित्य जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद ये नहीं है, इसका मतलब यह संगत है। गुरु धन औदार्य, गुरुव उदार्य, बहुत बार ये शब्द, इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की हो। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।
बताइए साथियों, ये पंक्तियां जो हैं वो कौन से कवि की हैं, किस कवि की हैं? रैदास की है। किसकी है? रैदास की है। चलेगा, रैदास की है। ओके, तो नेक्स्ट लिए चलता हूं। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। तथ्यात्मक प्रश्न है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? और ये हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय हिंदी की आन बान और शान, वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलेगा, आगे लिए चलता हूं। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? फिर से एक बहुत शानदार प्रश्न आपको दिया गया है साथियों। यह प्रश्न आप सभी साथी इनका आंसर देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक मैं पढ़ रहा हूं चलेगा। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एकमत हैं। क्या पूछा है? असंगत पूछा है। उत्तर बताओगे? राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। देखो, फर्स्ट ग्रेड में कुछ और पूछा था, सेकंड ग्रेड में ऐसा आ गया। रिठनेमियु चरियु स्वयंभू द्वारा और नए कुमार चरियु पुष्पदंत द्वारा रचित कृतियां हैं। अब भ्रंशकालिक साहित्य में आपने पढ़ा है। जो 84 सिद्ध थे उसमें लोईपा का स्थान जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 127 में डी आंसर, कुछ लोग ए, कुछ लोग ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप हाथ ऐसे कीजिएगा और अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा। ग्रेट, निश्चित रूप से बहुत शानदार आपने उत्तर दिया है सभी ने। अच्छा प्रश्न था, लेकिन आदिकाल की अंतिम सीमा को लेकर निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार बिल्कुल एकमत नहीं है साहब। आपका 7वीं शताब्दी से शुरू होकर के 12वीं शताब्दी तक चला जाता है, एकमत नहीं है। सही आंसर यही इसका होने वाला है। और निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाची का प्रयोग हुआ है? किसका? कर्तृवाची का। प्रश्न सही से पढ़ना 50% प्रश्न का पर्याप्त है, ये करना हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, तो यहां पर रोगी से चला नहीं जाता, कर्तृवाची तो हो नहीं सकता, भाववाची है। डाक या डाक वितरित कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, कर रहा है, तो यहां पर यह कर्तृवाची, यही आंसर हो गया। राम से चुप नहीं बैठा जाता, सीता द्वारा गाना गाया जाता, भाववाची कर्मवाची चलेगा। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? यदि आपने फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी यदि कहीं पर यहां है तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से ये मैंने आपको बताया था साथियों कि भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत की प्रेरणा तो स्पोर्ट से मिली थी, लेकिन ये ध्वनि शब्द जो है ये प्रतिमानार्थ जो है यही व्यंग्यार्थ है, और ये व्यंग्यार्थ जो है यही काव्य की आत्मा है। यो अर्थ सहृदय श्लाघ्यम काव्यात्मेति व्यवस्थितः तस्य वाच्य प्रतिमान आख्यो भेदो उभौ। दो भेद करते हैं, वाच्य और प्रतिमान। और ये ध्वनि जो है आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी का जो भारतीय काव्य शास्त्र में जो 9 संप्रदाय है उसमें से एक ये संप्रदाय है, ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि संप्रदाय। साथियों, हमें ध्यान रखना है कि शुरुआत कहां से हुई थी? रस से। फिर कौन आया? अलंकार। फिर कौन आया? रीति। फिर कौन आया? वक्रोक्ति। फिर कौन आएगा? औचित्य। फिर आया ध्वनि, फिर वक्रोक्ति, और फिर क्यों कौन आया? औचित्य। ये जो 6 संप्रदाय हैं, 1, 2, 3 और 4, उसमें ध्वनि संप्रदाय किसका है? आचार्य आनंद वर्धन का है। और ध्वनि का अर्थ क्या है? प्रतिमान अर्थ है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत बार यह प्रश्न आता है, और वो सबसे लंबा नाम यही देख करके आप कर सकते हो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। सरिता नदी को कहते हैं, सविता सूर्य को कहते हैं, सविता जो है सूर्य को कहते हैं, वनिता जो है वो स्त्री को कहते हैं, और दुहिता जो है वो दुहिता तो जो है पोता जिसको बोलते हैं दोहिता, और दुहित्री जो है वो इसका स्त्रीलिंग होता है। तो आप लोग बताएंगे मुझे कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए सभी साथी, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर सी। अरे किसका सी कर रहे हैं आप? बताइएगा। 131 में बी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एस शर्मा, आप जो भी हैं निश्चित रूप से भगवान आपको जो है बिल्कुल सफलता दे। सविता सूर्य, बहुत शानदार प्रश्न था। ता सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हिंदी साहित्य के सुमित्रा नंदन पंत, और प्रकृति के कोमल कांत चितेरे
और यह पुरस्कार उनको 1968 में प्रदान किया गया। साथियों, फिर से जो है एक बहुत सुंदर प्रश्न आपके सामने आया है, और वो क्या है? रस का आस्वाद्य लौकिक है, जबकि रस जो है वो अलौकिक है। रस का आस्वाद्य जो है वो लौकिक है। आस्वाद्य तो लौकिक है, बिल्कुल सही है, असंगत नहीं है, जबकि रस जो है वो अलौकिक है। आप लोग रस की परिभाषा जब पढ़ोगे समझ में आएगा। अन्य ज्ञान से शून्य रहित होना लोकोत्तर चमत्कार है, नहीं, ये जो है आपका जो है असंगत हो जाएगा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि प्रदत्त रस निष्पत्ति सूत्र है। नाटक में शोक एवं दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है। बहुत सारे लोग इसको कर लेंगे कि कैसे नाटक में शोक और दुख की घटनाओं से आनंद कैसे। आपने देखा होगा, ये महत्वपूर्ण करवाया था, बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण करवाया वो ईश्वर की कृपा है और आप लोगों को मिल रहा है। मैं आगे भी हिंदी निबंध लेखन के लिए बैच उपलब्ध है क्या? निबंध लेखन शुरू करूंगा मैं 24 तारीख के बाद में। 24 तारीख तक सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसके बाद में निबंध लेखन, और हम लोग जो है कॉलेज लेक्चरर का बेस शुरू करेंगे 24 दिसंबर के बाद में। आप में से यदि कोई साथी यदि कोई देने में इच्छुक होगा तो निश्चित रूप से एक इस प्रकार हिंदी और संस्कृत दोनों में कॉलेज लेक्चर सहायक आचार्य की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आप लोग कर सकते हो। रस वाला श्लोक याद है, बहुत बचिए। चलिएगा, तो शोक और दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। बड़ा सरल प्रश्न है, ये तो शुद्ध नहीं है, प्रामाणिक होगा, ये सही है। ये अभिजात्य होगा, अभिजात शब्द होता है, अभिजात्य होता है। ये दुरावस्था नहीं होता साहब, ये क्या होता है? दुरावस्था होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे मैं लिए चलता हूं, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 137 कट्टर शब्द में प्रयुक्त, ये टुट नहीं है, ट है। व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? द्वित्व है, ये द्वित्व व्यंजन है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, प्रकंपित नहीं, संयुक्त नहीं। सीधा प्रश्न था, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बताइएगा सभी साथी, इसका आंसर दीजिएगा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? विजिगीषु, जीतने की इच्छा रखने वाला होता है। युयुत्सा, युद्ध की प्रबल इच्छा। युयुत्सु, ये इसका आंसर रहा। और मुमूर्षु, ये तो मरने की इच्छा वाले के लिए होता है। हम तो जीवन की जो है इच्छा करते हैं। 138 प्रश्न संख्या 138, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। जो है याद रखिएगा, पंक्तियों में कौन सा? सुनते ही समझ में आ गया होगा। ओज गुण है, वीर रस है, और गोड़ी रीति है। गोड़ी रीति है। जैसे उसके दिन फिर एक कहानी संग्रह जो है 139 हरिशंकर परसाई, इसका सही आंसर होगा। असलियत शब्द जो है स्रोत की दृष्टि से तत्सम नहीं, तद्भव नहीं, देशज नहीं, तद्भव नहीं, विदेशज है। असलियत कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है। अति और अधिक, अत्यधिक होता है, और वी और ऊह, व्यूह होता है, और सदा और एव से सदैव यहां पर जो है संधि अलग हो जाएगी, और प्रतिधन एक, प्रत्येक, ये होता है। मतंग किस शब्द का पर्याय है? सूरज नहीं होता, हरिण नहीं होता, राक्षस नहीं होता, हाथी होता है साहब। बादल को भी मतंग कहते हैं। मो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। मो को कहां ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। बताइए क्या होगा? ना काबे ना कैलाश, जो खोजे उसके घट में, मोह को काहे ढूंढे बंदे। चलिएगा, निम्न शब्दों में से सुअवसर का प्रयोग नहीं हुआ है। सुअवसर का बहुत शानदार शब्द देखिएगा, यह हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं। देखो, स्वच्छ में नहीं हुआ है, या स्वस्थ में नहीं हुआ है, या जो है किस में नहीं हुआ। इसका सही आंसर जो है वो ये होगा। कैसे बताता हूं। सुधन अच्छा, यहां पर स्व अस्त, स्वयं में स्थित। जब तक हम स्वयं में स्थित रहते हैं तब तक स्वस्थ है। यहां पर स्वस्ति, सु और अस्ति, और यहां पर सु और अल्प। एक बहुत शानदार फिर से आपको प्रश्न जो है वो दिया गया है। चलेगा, और
आगे जो है मैं लिए चलता हूं आपको। हां, यहां पर जो है महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर 145 का आंसर आप लोग देंगे। 145 का आंसर आप लोग देंगे सभी साथी। क्या आंसर होगा बताइएगा इसका। देखिए, कामायनी होगी नहीं। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? 140 में आप सभी साथी जो है वो डी कर रहे हैं और बिल्कुल सही है, अंधा युग है। चलेगा। और उसके बाद में जो है प्रश्न संख्या, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? बहुत शानदार है, मैंने आपको कराया था। बताइएगा क्या होगा? संयोग, वियोग, हास्य, करुण। देखिए, हास्य है नहीं, संयोग श्रृंगार है नहीं। भगवान राम की किस प्रकार की जो स्थिति थी, वियोग में भटकते भटकते वो क्या कहते हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा लगता है परीक्षा महोदय भी आपसे पढ़े होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तो अपने आप को कोई अहंकार बच्चों नहीं समझता हूं। मुझे तो जीवन में लगता है सीखता जाऊं सीखता जाऊं सीखता जाऊं, और बस इसके आगे जो है वो जीवन में कुछ नहीं। किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? आप यकीन मानिए, ये प्रश्न यदि आप लोगों ने संपूर्ण देखा है तो आप लोग कर सकते हो। चलिएगा, किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग? यहां पर पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सम्मान में तो दो आ गया, तो ऐसे मैंने आपको बता रखा है कि नहीं कर सकते। अन्याय ऐसे होता नहीं है तो ये होगा नहीं। अक्षुण का कोई लेना देना नहीं है, तो अत्यंत को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, सही आंसर बी होगा। शानदार प्रश्न। और साथियों, ये आपका जो है अंतिम प्रश्न। लेट जरूर हुआ, विलंब जरूर हुआ, लेकिन मैं खुश हूं, आनंदित हूं कि आज हरियाणा बोर्ड की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ये जो दोनों एग्जाम जो हुए थे, उनमें हमने सारे प्रश्न, यहां तक कि सेकंड ग्रेड के जो कॉमन पार्ट में था और फर्स्ट ग्रेड के जो कॉमन पार्ट में था, वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। विजन का अर्थ जो है वो सुनसान स्थान होता है, दृष्टि, खाद्य पदार्थ या अवसर नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि साथियों, जीवन हमेशा 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 सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा प्रेरित होना चाहिए। हम जीवन में हर दिन आगे बढ़े, बस मेरा तो एक ही संदेश, इसी को आप लोग मैया पाठशाला का ध्येय वाक्य मान सकते हैं कि जीवन में हम आगे बढ़ें और उत्साह, जोश मरा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब कभी भी यदि आपको कभी लगे कि आज मैं निराश हूं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको उत्साह निबंध रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा रखा है, उसको सुनिएगा। जब कभी भी निराश हो, आप लोग कामायनी को सुनिएगा। जब कभी निराश हो, जब कभी भी आप जो है जीवन में उच्छृंखल हो, आप लोग जो है आनंद में नहीं हो, भ्रमर गीत को सुनिएगा। मैं यही कहूंगा, शिक्षा से बड़ा सुहावनी सौगात ईश्वर ये कृति में, इस सृष्टि में हमें और नहीं मिल सकती। इस संसार में हमें पत्रकार कम बनना है। कहां से कितने प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जीवन में अपने सभी लोग जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे, वो अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे। और इन्हीं भावों के साथ हिंदी टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन जो है वो अब शुरू कर दूंगा। साथियों देखिएगा, एक ही व्यक्ति हूं, कोई कंटेंट राइटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पहली बार कह रहा हूं मैं। कंटेंट राइटर नहीं है, ये कोचिंग संस्थान नहीं है, ये तो एक हृदय से जुड़ा हुआ संस्थान है, जहां पर विलंब जरूर होता है, लेकिन जब होता है तब धमाका ही होता है। इसलिए हम स्वयं उसको तैयार करते हैं, स्वयं लिखते हैं, और इसलिए समय जरूर लगता है। अंतिम समय में भी यदि आपको एक दिन पहले भी पढ़ूंगा तो आपको जरूर याद रहेगा ये सारी चीजें। और इस क्लास को जरूर से आप लोग जो है परीक्षा में जाने से पहले एक बार फिर से देखिएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान ये आपके लिए होगा। टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन कब कराओगे? हाँ, अब करा देंगे बेटा, अब शुरू कर रहे हैं। और चलिएगा संगीता मीना, और कोई यदि आप लोगों का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथियों, अब सेकंड ग्रेड का समय बहुत कम है। मैं यही कहूंगा, ये अंतिम समय जो है, इस अंतिम समय में आपने जितनी भी ऊर्जा अभी तक जो लगाई है, उस ऊर्जा को परिणाम में बदलने के लिए जरूरत है
कि आप लोग सकारात्मक रहें, श्रद्धावान रहें, और ये ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा समय है हर विद्यार्थी के जीवन में आता है। मैं चूंकि विद्यार्थी जीवन को छोड़ चुका हूं बहुत पहले, इसलिए आज मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन मैंने इसको फील किया है। साथियों, चिंता होना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब भी चिंता हो तब मन में फिर से बार बार आपको बोलना होगा, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। दूसरी चिंता होती है कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं हो रहा। यह ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा जीवन जो है यह मनोविज्ञान का खेल है। हर चीज हर व्यक्ति को याद हो सकती है। सवाल यह है कि आप उस चीज को दोनों तरह से पढ़िएगा, श्रव्य रूप में और दृश्य रूप में। श्रव्य और दृश्य इन दोनों बिंब के रूप में जब आप पढ़ते हो, सुनते भी हो और आंखों से देखते भी हो, जितनी इंद्रियां आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा उतना आपको याद होगा, यह आपको ध्यान रहेगा। तीसरी बात, यह कॉमन बात है कि अब सब एक समान हो गया है, अब सब एक समान हो गया है, सब मिक्सर हो गया है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो पुस्तकें आप शुरू से पढ़ रहे हो उन्हीं पुस्तकों पर आप लोगों को अवलंबित रहना है अंत तक। सुबह उठते ही हंसिएगा, सुबह उठते ही हर दिन आपको ये सोचना है कि मैं अनंत ऊर्जाओं का स्वामी हूं। ये करके तो देखो, हनुमान चालीसा यही तो है। हम लोग वहां जाकर के पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, मैं अनंत ऊर्जाओं का स्वामी हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और मेरा कोई भी एक समान नहीं है, मेरी मस्तिष्क में हर चीज अलग अलग जगह जगह रखी हुई है। तो साथियों, सौभाग्यशालीन हूं, चलिएगा नैना डामोर। और इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को जो है वैसे तो चलता ही रहेगा, दुनिया में कभी किसी चीज का अंत नहीं होता, लेकिन आज इस व्याख्यान को हम परिपूर्ण करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।